है गाइज, कैसे हो आप लोग। दिस इज नीलेश, मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका नीलेश एकेडमी क्लास 10th यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए गणित यानी मैथ के आप लोग के पूरी की पूरी बुक से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग देख सकते हो ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और देखना सीधे इन्हीं क्वेश्चन में से आप लोग के बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन सहित क्वेश्चन फंसेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहो, इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेगी। चलो हम लोग एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें आप लोग सबसे पहला आप लोग प्रश्न देख सकते हो, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को दोस्तों में भी अपने शेयर कर देना। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। क्वेश्चन है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। किसी धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक है, मतलब कोई धनात्मक पूर्णांक करने का मतलब कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी वो हो सकता है। ठीक है, p के लिए प्रत्येक धनात्मक, यहाँ देखिए विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो यहाँ देखो, इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, जैसे कोई भी हम एक पूर्णांक ले ले, जैसे यहाँ पे केवल p दिया है तो p का मान तो भाई 3, 4, 5 मैंने बताया कुछ भी हो, तो भाई धनात्मक पूर्णांक p का मान कुछ भी हो सकता है, तो यह विषम पूर्णांक का रूप नहीं हो सकता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत है। क्या p+1 हो सकता है, इसको चेक कर लेते हैं। जैसे कोई भी मैं एक पूर्णांक लेता हूँ, जैसे 3 ले लिया, इसमें हम लोग 1 जोड़ेंगे तो ये तो आप लोग का 4 हो जाएगा भाई, और 4 क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक हो गया। लेकिन हमें यहाँ क्या मतलब सॉरी, धनात्मक पूर्णांक बोल रहा हूँ, सम पूर्णांक हो गया, हमें विषम पूर्णांक का रूप देखना है। तो ये भी ऑप्शन गलत। ये 2p, इसको भी चेक कर लेते हैं। जैसे 2 और गुणे इसमें हम मान लो 2 से गुणा कर देते हैं तो 4, ये सम पूर्णांक आ गया। या 2 में हम किसी अन्य जैसे धनात्मक पूर्णांक 3 से गुणा करें तो 3 दूना 6, ये तो सम पूर्णांक आ गया। ठीक है, यानी यहाँ हो सकता है कहीं विषम भी आ जाए, तो ये भी ऑप्शन गलत, यानी 3 ऑप्शन गलत। तो ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कैसे होगा इसको भी चलो हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे हम लोग का 2p+1 दिया हुआ है, तो यहाँ देखो हम लोग का क्या दिया हुआ है, 2p+1। ठीक है, यहाँ पे p मान लो कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। यहाँ आप चेक कर लो, ये हमेशा इसके मतलब पर्सपेक्टिव से हमेशा विषम पूर्णांक आएगा। कैसे, जैसे 2 गुणे इस p के जगह मैं 2 रखता हूँ यहाँ पे, और प्लस ये 1 है तो 1 करता हूँ, तो देखो ये 2 दूना 4, 1 5, 5 क्या है, विषम संख्या है। यहाँ पे अगर 2 के जगह मतलब 2 गुणे इस p के जगह आप 3 भी रख लो, और प्लस ये जो 1 है इसको भी आप देख लो, तो 2, 3, 6, 1 7, देखो ये 7 क्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ आप p के जगह कुछ भी रख लो, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमें धनात्मक ही कहा है कि p का मान कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो आप कुछ भी रख लो, ठीक है, वहां पे आप देखो कि अंत में हमेशा ये विषम पूर्णांक का ही रूप में प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो 5, 7 ये विषम पूर्णांक के रूप में ही प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो आशा करता हूँ ये जो पहला क्वेश्चन है आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो, मैं क्वेश्चन को बताने में टाइम लूंगा, लेकिन इस प्रकार के मैं ऐसा नहीं मतलब आपको बताता चलूं कि हाँ इस प्रकार के अलग इसी टॉपिक पे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप नहीं कर पाओ। केवल हाँ ऐसे ऐसे कर ये मैं देखता हूँ काफ़ी लोगों को केवल मतलब वैसे बता देते हैं, काम खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन का उसमें डीप में जाना चाहिए। मैथ का यही खूबसूरती होता है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलो सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, समीकरण x - y बराबर 2 दिया है और x + y बराबर 2 दिया है, इसका हमें हल पूछ रहा है कि हल होगा। ठीक है, इसका हल क्या होगा। हमें समीकरण एक यहाँ पे दिया है, ठीक है, और एक यहाँ पे समीकरण दिया है। चलो इसका हल देख लेते हैं। हमें 2 समीकरण दिया है, यहीं पे मैं लिख लेता हूँ। 2 समीकरण हमें क्या दिया है, देखो फर्स्ट दिया है कि x + y बराबर हम लोग का 2 है, सेकेंड है कि x - y बराबर 2 है। ये हम लोग की 2 समीकरण दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, और इनका हमें हल पूछ रहे हैं, यानी हल करने के बाद x y का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे हल करते हैं आप सब लोग जानते हो कि इसमें एक को हम कटाते हैं, x को या y को, यहाँ प्लस माइनस है तो चिन्ह बदलने की कोई जरूरत नहीं, ये कट जाएगा और ये x आपका जुड़कर 2x हो जाएगा, बराबर ये 2 2 4 हो जाएगा, यानी x बराबर ये गुणा है उधर जाएगा तो 4/2, यानी इसका मान 2 हो गया। x का मान कितना हो गया, 2 हो गया। अब y का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो x का जो ये मान आया है किसी भी फर्स्ट या सेकेंड समीकरण में रख देंगे और y का मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे x + y बराबर 2 फर्स्ट समीकरण है, इसमें x की जगह पे हम लोग 2 रख लेते हैं, तो 2 + y बराबर इधर 2, या y बराबर 2 - 2, यानी y बराबर 0 आ गया। यानी x का मान कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया और y का मान 0 आ गया। तो इसमें से देख लो, x का मान 0, y का मान 2। ये ऐसा है क्या, नहीं ये तो गलत है। x बराबर 2, y बराबर 0, ये सही है, बिल्कुल ये राइट ऑप्शन, क्योंकि x का मान 2 है यहाँ पे और y का मान 0 है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हो गया सेकेंड क्वेश्चन।
चलो अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान होगा। ओके, हमें देखो एक ये द्विघात समीकरण दी हुई है और इसका बोल रहा है कि इसके मूल समान है। मूल क्या होते हैं, द्विघात समीकरण क्या होती है आप सब लोग जानते हो, यहाँ थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, ऐसे तो आप सब लोग जानते हो। एक जो द्विघात समीकरण होती है उसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। इस प्रकार की द्विघात समीकरण होती है जहाँ ये a और b और जो c है a b c ये सब संख्याएं होती हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे घात 2 है यानी ये द्विघात समीकरण है। देखो 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0 इसी प्रकार की है जहाँ ये देखो ये सब क्या होता है, ये संख्याएं होती है। सी के जगह पे यहाँ के दिया है, वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे मतलब इसका कुछ मान होगा, जैसे यहाँ पे कुछ होगा लेकिन यहाँ पे के दे दिया और इसी के का हमें मान पूछ रहा है। लेकिन हमें एक क्या यहाँ पे क्लू दे दिया है कि इस द्विघात समीकरण के मूल समान है। अब आपने देखो आप सब ने पढ़ा होगा, ठीक है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में। ठीक है, अपनी जो द्विघात जो समीकरण है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा कि मूलों की प्रकृति के बारे में। उसमें आपने डिस्क्रिमिनेंट यानी विविधकर के बारे में पढ़ा होगा, उसमें 3-4 कंडीशन पढ़ा होगा। उसी में आपने एक कंडीशन पढ़ा होगा कि जब d इक्वल टू 0 होता है यानी विविधकर जो होता है 0 होता है, तब जो होता है द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। आपने ये पढ़ा होगा एक ये कंडीशन। तो यहाँ पे वही कंडीशन का प्रयोग कर कर मैं यहाँ के का मान ज्ञात कर सकता हूँ। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग द्विघात समीकरण क्या है 3x² माइनस 6x प्लस के। तो यहाँ a बराबर क्या है 3 है, b बराबर -6 है और c के मान पे हम लोग का कुछ नहीं है यानी ये k है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उनको पहले हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे a बराबर हम लोग का क्या है 3 है, b बराबर क्या है हम लोग का b बराबर -6 है, चिन्ह सहित चीज़ें लेते हैं और यहाँ पे c के जगह पे के है और इसी के का हमें मान पूछ रहा है। तो चलो इसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बोला है कि इस द्विघात समीकरण के मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं तो हमने पढ़ा है कि द्विघात समीकरण का जो विविधकर होता है डी वो 0 के बराबर होता है यानी 0 होता है और विविधकर डी जो होता है डिस्क्रिमिनेंट वो बराबर होता है किसके b² माइनस 4ac बराबर 0 ये हो जाएगा क्योंकि विविधकर d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। तो d की जगह पे मैंने b² माइनस 4ac लिख लिया। ठीक, अब देखो यहाँ से b² तो b क्या है -6 है तो -6 का हम लोग का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुणे a मीन्स 3 और गुणे c मीन्स k। तो k यहाँ पे मैं कर लेता हूँ और ये हम लोग बराबर 0 कर लेते हैं। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हम लोग का क्या होगा कि यहाँ से k का मान ज्ञात हो जाएगा। जैसे ये 6 का 36 हो गया, माइनस से 2 बार गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा और देखो 4 3 12 ये -12 k हो जाएगा बराबर ये 0। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यह -12 के है, उधर इसको ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा यानी 36 बराबर ये क्या हो जाएगा माइनस से तो उधर जाकर +12 के हो जाएगा। पूरा हम बदल देंगे तो कोई मतलब नहीं यानी 12 के बराबर हम 36 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग का के बराबर 36/12 हो जाएगा यानी 12 3 36 यानी 3 यानी के का मान हम लोग का फाइनली कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में देखो 2 है 0 है 1 है 3 है तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग ये जो 4th नंबर वाला क्वेश्चन है इसको हम लोग करेंगे। ठीक, सॉरी थर्ड वाला ना, ये थर्ड वाला माफ़ करना, थर्ड वाला ये देखो ये बी ऑप्शन से ये तो अभी हमने किया नहीं। यहाँ द्विघात समीकरण मैंने देखा तो सोचा कि यही वाला हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्वेश्चन तो ये वाला कर रहे हैं ना, सारा मान इसका लिए हैं, ये कुछ अलग क्वेश्चन है। चलो इसको भी हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। बाकी इसका ऑप्शन हम लोग का ये मतलब सही हो जाएगा 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ हमने 3 निकाल लिया आंसर। चलो इसके बाद ये तीसरे के बाद हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी द्विघात समीकरण से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन क्या है कि यदि द्विघात समीकरण x² + 2x ठीक है माइनस p इक्वल टू 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा। अब देखो यहाँ हमें यहाँ क्लू क्या दिया है, यहाँ हमें क्या दिया है कि एक मूल -2 है यानी एक मूल यानी कोई भी द्विघात समीकरण होती है आप सब जानते हो कि उसके 2 मूल होते हैं यानी उसको हल करने पे उसके 2 मान प्राप्त होते हैं और वही 2 मान मतलब उसके 2 मूल कहलाते हैं, जिसको आप एक को अल्फा से एक को बीटा से डिनोट करते हो। ठीक, तो हमें एक ये द्विघात समीकरण दे दिया है, ठीक है, और यहाँ c के जगह पे -p दे दिया है। ठीक है, और हमें इसी का मान पूछ रहा है लेकिन हमें क्लू एक दिया है, ठीक है, कि एक
जो इस द्विघात समीकरण का मूल है वो कितना है, -2 है। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली ये बात है कि कोई भी द्विघात समीकरण हो गई, कोई भी द्विघात समीकरण हो गई, उसको आप हल करोगे तो उसके 2 हल प्राप्त होते हैं और वही 2 जो हल होते हैं ना उस द्विघात समीकरण के मूल होते हैं, ठीक है। और उन दोनों में से किसी भी एक का मान आप द्विघात समीकरण में रखोगे x के जगह पे, ठीक है, ये जो x होता है इसके जगह पे रखोगे तो पूरी की पूरी जो द्विघात समीकरण होगी वो 0 के बराबर आ जाएगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक। तो चलो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो एक ये मूल दिया है -2, इसको हम लोग x के जगह पे रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे हम लोग का x स्क्वायर है तो ये x के जगह पे -2 मैंने रख लिया और स्क्वायर है तो इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, +2 और ये x है तो इसका जगह पे ये -2 रख लिया, ठीक है। माइनस p इक्वल टू हम लोग का 0 हो गया। अब देखो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ से हम तो p का मान ज्ञात ही कर सकते हैं, तो ये 2 दूना का 4 हो गया, प्लस ये देखो प्लस और ये माइनस तो गुणा होकर ये फाइनली -4 हो जाएगा और -p बराबर 0। और देखो ये -4 ये +4 तो कट जाएगा यानी 0 हो जाएगा, यानी -p बराबर 0, यानी ये उधर जाएगा तो यानी वही p बराबर 0 कहने का एक तरह से, यानी p का मान कितना होगा, 0 होगा। तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हो। अब इसका मान अब इस द्विघात समीकरण में रखोगे ना तो इसका मतलब पूरा का पूरा मान 0 के बराबर ही आएगा, ठीक। तो एक मूल जो ये द्विघात समीकरण होगी इसका एक मूल -2 होगा और एक मूल आप लोग का क्या होगा, 0 होगा, ठीक। मतलब सॉरी एक मूल नहीं होगा, वो p यहाँ पे जो p है उसका मान वो 0 होगा, यहाँ पे p के जगह पे 0 रहना चाहिए, ठीक। तो इस तरह से अगर हमें दिया हो एक मूल दिया हो और एक मूल पूछ रहा हो तो या मतलब कहीं कोई एक संख्या गायब कर दे उसके जगह पे कुछ क्वेश्चन मार्क या कुछ संख्या लगा दे तो उसका हम लोग ऐसे x की जगह पे मतलब जो हमें दिया हो मूल उसका मान रखकर और हम लोग ऐसे मतलब ज्ञात करते हैं, तो इसका ये 0 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी p का मान कितना होगा, 0 होगा, सिंपल, ठीक। चलो आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। आगे देखो यहाँ पे ये आप लोग का ये शायद त्रिभुज वाले चैप्टर से है ये क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है ये भी, इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ हमें क्या दिया है, चित्र में त्रिभुज AHK और ABC समरूप त्रिभुज है। ओके, हमें दे दिया है क्या यहाँ पे कि AHK जो AHK और ABC ये जो दो त्रिभुज हैं, एक देख सकते हो ये वाला त्रिभुज है और एक ये वाला त्रिभुज है, ये दोनों क्या है आपस में, दोनों समरूप त्रिभुज है। हमें ये तो क्वेश्चन में ही दे दिया है, लेकिन ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे समरूप कैसे हैं। तो देखो ये हम लोग की जो मतलब ये जो है एक तरह से ये मतलब मेन यहाँ पे बीच में ये बिंदु है तो ये भुजा बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये आप लोग का ये लंब है यहाँ पे, यानी ये 90 अंश का कोण भी हो जाएगा। तो मतलब ऐसे आप मिलाओगे तो ऐसे भी आप इसको समरूप आप अपने हिसाब से बना सकते हो, जो समरूप त्रिभुज के नियम होते हैं उसके हिसाब से। लेकिन हमें क्वेश्चन में दे दिया है कि ये दोनों जो त्रिभुज है आपस में समरूप है, तो कोई झंझट नहीं, चलो मान लेते हैं समरूप है। अब देखो जो समरूप त्रिभुज होता है उसका एक गुण होता है, क्या गुण होता है कि समरूप त्रिभुज के जो मतलब संगत भुजाएं होती हैं उनका अनुपात आपस में बराबर होता है। अब मैंने ये जो बोला शायद आपको समझ में ना आया होगा, उसको मतलब अभी आपको ये मतलब इसको सॉल्व करूंगा तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो चीज़ें दी हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ मतलब यदि एक के बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी ए के हम लोग का क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर हमें दिया है, ठीक। चलो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ओके, BC कहाँ है भाई, ये BC है, ये हमें दिया है 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो एच के 7 सेंटीमीटर, H और K ये हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। तो AC का मान ज्ञात कीजिए, AC मतलब ये वाला, यहाँ से ये हमें मतलब ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, चलो यहाँ मैंने आपको क्या बताया, यहाँ मैंने आपको बताया कि मतलब जो एक समरूप त्रिभुज होता है उसकी जो संगत भुजाएं होती हैं उनका मतलब वो समान अनुपात में होती है। इसका कहने का क्या मतलब, जैसे ये देखो ये एक त्रिभुज है और संगत भुजा भी क्या होती है उसको भी आप लोग समझ लो। जैसे ये आप लोग की ये देखो ये एक त्रिभुज हो गया, तो देखो ये वाली भुजा और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा संगत भुजा कहलाएगी, और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा यहाँ से यहाँ तक और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा संगत भुजा कहलाएगी, और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा और ये त्रिभुज की ये वाली भुजा आपस में ये संगत कहलाएंगी, ठीक। तो आप समझ गए। अब देखो त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, तो कैसे, तो देखो इसको भी मैं मतलब यहाँ कर लेता हूँ। देखो यहाँ हम लिखेंगे ये जो एक के हमें दिया है और AC का हमें मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसी के थ्रू मैं यहाँ पे चीज़ें सॉल्व कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैं कर ही लेता हूँ, यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे एक के बटा AC कर लेता हूँ, A के बटा AC, यानी यहाँ A के मतलब इस वाले त्रिभुज की एक भुजा हो गई
और AC क्या हो गई, इस वाले त्रिभुज की एक भुजा हो गई, ठीक। और दोनों संगत भुजाएं हो गई, तो दोनों संगत भुजाओं का अनुपात मैंने ले लिया, और यही किसी अन्य दो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो कोई और दो संगत भुजाएं ले लेते हैं। तो कौन कौन से लेंगे, हमें देखो इसका मान ज्ञात है, इसका मान ज्ञात है, तो इन दोनों संगत भुजाओं को मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ HK बटा BC हम लोग कर ले, या CB, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं यहाँ बराबर HK और बट्टा मैं ये BC कर लेता हूँ, क्योंकि इन दोनों का मान हमें ज्ञात है, ठीक है। और हमें AC का मान यहाँ पे ज्ञात करना है, तो 1K का मान दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग का 3 का मान दिया हुआ है, AC का यहाँ से हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और ये कैसे हुआ, मतलब ये 1K बटा AC कैसे हुआ, तो देखो यहाँ पहले त्रिभुज में 1K और दूसरे त्रिभुज में ये AC, दोनों संगत भुजाएं हैं, तो दोनों भुजाओं का अनुपात किसी अन्य संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो इस ये संगत भुजा ले ले तो इसके अनुपात के बराबर होगा, या ये संगत भुजा ले ले तो इसके भी अनुपात के बराबर होगा। लेकिन इसको लेंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई मान अवेलेबल नहीं है, और इसको हम लोग ले रहे हैं तो इसका मान अवेलेबल है, जैसे 7 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ चलो जो हमें चीज़ें हैं अवेलेबल उनको रख लेते हैं। 1 के बराबर हमें 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 1 की जगह पे हम लोग 10 ले लेते हैं, बटा ये AC है, तो AC की जगह पे AC रख लेता हूँ, क्योंकि हमें ये AC इसी का हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो बराबर HK हम लोग का क्या है, यहाँ पे HK 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 7 रख लेता हूँ, बटा BC हम लोग का क्या है, ये BC है, और ये 3.5 है, तो मैं रख लेता हूँ 3.5, ठीक। अब चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा भाई, फाइनली AC इक्वल टू हम लोग पूरा पक्षांतर कर करेंगे इसको सॉल्व, तो हो जाएगा हम लोग का 10 गुणे 3.5/7, कुछ इस प्रकार का हो जाएगा ना। आप लोग इसको आप करते रहना, क्योंकि आप 10वीं कक्षा में तो ये इतनी चीज़ें नहीं जानोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे ये AC उधर ले जाऊँगा और ये बटा यहाँ 7 आएगा, 3.5 यहाँ बटा है, तो इधर आकर गुणा हो जाएगा, और फिर हम लोग पूरा बदल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो AC बराबर 10 गुणे 3.5/7। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 7×5 = 35, 0.5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दशमलव है ना, तो 7×5 = 35, 0.5 हो गया, और इससे हम लोग गुणा करेंगे तो 10×5 हम लोग का कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और 0.1 अंक पे है तो 0.1 अंक यानी 5 सेंटीमीटर क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये सारी भुजाएं हमें यहाँ सेंटीमीटर में थी, तो इसीलिए ये आंसर भी सेंटीमीटर में हो जाएगा हम लोग का। तो इसके ऑप्शन के अनुसार 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये देखिए सब दिया हुआ है, तो ये B वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, तो इसको आप लोग अच्छे से इसको मतलब देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट होता है तो आप वहीं पे क्वेश्चन संख्या लिखकर क्वेश्चन संख्या 5 और क्या आपको डाउट है आप कमेंट कर देना, मैं मतलब आपको 100% रिप्लाई करूँगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है कि बिंदुओं ये और ये हमें दो बिंदु दिया है कि 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है, इनके बीच की हमें दूरी पूछ रहा है। दो बिंदु दिए, मान लो ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, और जो दोनों बिंदु है उनके हमें निर्देशांक दे रखा है। निर्देशांक पहले बिंदु का 5,0 और निर्देशांक में जानते हो कि ये x पॉइंट होता है, ये y पॉइंट होता है, इसमें भी ये x पॉइंट होता है, ये y पॉइंट होता है। 1 मिनट, ओके। तो देखो यहाँ मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको मैं x1 ले लेता हूँ, और ये इसको मैं y1 ले लेता हूँ, और इसको x2 और इसको y2 ले लेता हूँ। अब इसको क्या होगा कि हम लोग दूरी फार्मूले से, ये आप लोग का जो निर्देशांक ज्यामिति है ना उसका क्वेश्चन है, इसको दूरी फार्मूले से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और दूरी फार्मूले क्या होता है, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हमें ज्ञात करनी हो तो उसके लिए अंडर रूट, यानी इसको अंडर रूट बोलो या कर्णी बोलो, आपका मन क्या बोलते हो आप जानो। वो फार्मूला क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर उनके निर्देशांक दिए हो तो वो होता है कि x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस, ठीक है, y2 - y1 होल का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, आप सब लोग जानते होंगे, ठीक। तो ये देखो यहाँ पे कई जगह आपको x1 - x2 भी दिया होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर होता है तो चिन्ह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। x1 - x2 भी आपने पढ़ा होगा, तो उससे मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, x1 - x2 और यहाँ पे y1 - y2, ठीक। ये कई जगह ये फार्मूला ऐसे भी लिखा रहता है और वैसे भी लिखा रहता है, मतलब x1 को पहले कर रखा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ पे। अब देखो रूट में, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x2 का मान क्या है, -12, तो यहाँ -12 मैं लिख लेता हूँ, और माइनस यहाँ पे x1 का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ 5 रख लेता हूँ, और होल का स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर मैं कर लेता हूँ, ठीक। अब देखो यहाँ पे अब क्या होगा कि यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये प्लस है तो प्लस कर लेता हूँ, और कोष्ट में y2 क्या है भाई, y2 0 है, तो 0 - y1 भी 0 है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। अब देखो
बराबर अंडर रूट में ये -5 -12 और 5 17 हो जाएगा, यानी -17 हो जाएगा और होल का स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर, ठीक है। और ये प्लस आप लोग का ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो में से जीरो, ये जीरो कुछ नहीं है इसका मतलब। इसका आप लोग स्क्वायर करोगे तो -17 गुणे -17 तो ये प्लस हो जाएगा और कितना हो जाएगा आप गुणा कर लेना, ये 289 हो जाएगा। अब 289 को आप लोग बाहर निकालोगे रूट से तो ये 17 होगा, यानी 17 इसका इकाई आंसर आएगा। तो ये बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक। इसको आप लोग कर लेना ये दूरी फार्मूले से। उसके बाद चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये त्रिकोणमिति से है कि यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा का मान क्या होगा। थीटा इक्वल टू हमें क्वेश्चन पूछा है, मस्त क्वेश्चन है। क्या है मैं क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मैं इसको क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। 2 cos 3 थीटा इक्वल टू हमें दिया है क्या 1, तो हमें ये जो थीटा है ना इसका हमें मान पूछ रहा है। कैसे करेंगे इसको, देखो 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 दिया है, यहाँ से मैं कर लेता हूँ इस 2 को उधर लेता हूँ क्योंकि 2 cos 3 थीटा है, मतलब यहाँ इंटू है, गुणा है, तो cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2 यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। या cos 3 थीटा इक्वल टू, यहाँ देखो 1/2 cos, मतलब यहाँ को इस cos को हटाना है तो हम यहाँ पे हमें इधर cos लाना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे कि cos में मतलब किसका मान 1/2 होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 60 अंश का cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो 1/2 की जगह पे हम लोग cos 60 अंश रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं क्योंकि cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। अब देखो ये बराबर है तो ये cos उधर जाएगा तो बटा हो जाएगा, वही ये cos का कट गया, हम लोग का क्या बचा 3 थीटा बचा। 3 थीटा इक्वल टू 60 अंश, तो यहाँ से हमें थीटा का मान ज्ञात करना है, तो थीटा बराबर 60 अंश बटा 3, तो थीटा इक्वल टू 3 दूनी 6 यानी 20 अंश। हम लोग का थीटा का मान कितना आ जाएगा 20 अंश आ जाएगा। तो यहाँ से ये वाला बी वाला ऑप्शन सही, ये सब आपके ऑप्शन गलत हैं, सिंपल। तो ये भी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इसको भी हम लोग देख लेते हैं भाई। ये भी काफ़ी मस्त क्वेश्चन है, काफ़ी मतलब मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि दो वृत्तों की परिधियों में दो संबंधित 3 का अनुपात है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। मस्त क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है आप लोग के एग्जाम में। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो वृत्त क्या होता है, जैसे आप पढ़ा होगा, ये मतलब सर्कल, ये होता है हम लोग का वृत्त। गोल नहीं बना है, चलो उससे कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे गोल टाइप का होता है, बीच में इसका एक बिंदु होता है जिसको आप लोग वृत्त का केंद्र बोलते हो, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है ये होती है त्रिज्या, जिसको आर बोलते हो। और यही पूरी दूरी आ जाए यानी यहाँ तक आ जाए तो ये होता है व्यास। मतलब ये अगर मान लो इसी को मैं यहाँ बढ़ा दूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक व्यास हो गया, और ये बीच में अगर आधा इधर लो या आधा इधर लो तो ये त्रिज्या होती है, ठीक। अब देखो यहाँ पे, और व्यास बराबर त्रिज्या बट्टा मतलब व्यास जो होता है वो क्या सॉरी व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है। मतलब एक तरह से बोले तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, या त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 होता है, क्योंकि जो त्रिज्या होती है व्यास के आधी होती है, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये जो राउंडेड है चारों तरफ, यही वृत्त की क्या होती है परिधि होती है। तो वृत्त की जो परिधि होती है इसको निकालने का मतलब जो फार्मूला होता है वो क्या होता है 2πr होता है, ठीक। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2πr। वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होती है। और क्षेत्रफल क्या होता है कि इसके अंदर का ये सारा वाला मतलब सारा सब भाग, ठीक। और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है वृत्त के, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। तो ये वृत्त की परिधि का फार्मूला हो गया, ये क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। अब देखो हमें क्या यहाँ पे दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो वृत्तों की परिधियों में दो संबंधित 3 का अनुपात है। तो मान लो पहला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या r1 है और जो दूसरा वृत्त है उसकी त्रिज्या r2 है। तो हमें बोल रहा है कि दो वृत्तों की परिधियों में इतना का अनुपात है। तो मान लो पहला वृत्त हम लोग का 2πr1 हो गया, पहले की त्रिज्या r1 है तो r1, और बटा दूसरे वृत्त की मतलब परिधि 2πr2 हो गई, और इन दोनों में अनुपात का हमें मान दिया है 2 संबंधित 3 यानी वही 2/3। क्लियर। अब देखो यहाँ से ये 2π तो कट जाएगा, यानी r1/r2 हम लोग का वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा बराबर 2/3, यानी r1 का मान 2 हो गया, r2 का मान 3 हो गया। अब हमें क्या पूछ रहा है, अब हमें पूछ रहा है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है πr²। तो πr² और r1 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि पहले वृत्त का क्षेत्रफल और बटा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल r2 का स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहाँ पे
इसको हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग का पाई पाई तो इसको हम लोग काट भी सकते हैं, ये पाई पाई हम लोग का कट जाएगा। R1 का स्क्वायर, और ये R1 का मान हमें 2 दिया है तो 2 का हम लोग का स्क्वायर हो जाएगा, बटा R2 का स्क्वायर, तो R2 हमें 3 दिया है यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 2 का स्क्वायर 4 बटा 3 का स्क्वायर 3 का 9, यानी 4 बटा 9, यानी वही 4 संबंधे 9 हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ से हम लोग के ऑप्शन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ये बी वाला, ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन आता है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के एग्जाम में सीधे सीधे फंस सकता है। ठीक, चलो अगला, इसके बाद हम लोग 8 हो गया ना, इधर 2 और क्वेश्चन है 9 10, इसको हम लोग कर लेते हैं। ऐसे तो आपके एग्जाम में अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो आप लोग के एग्जाम में 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे मैथ में ही क्या, हर सब्जेक्ट में। और अगर आप बिहार बोर्ड से हो तो बिहार बोर्ड में तो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है कि कितने आते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लेना। यहाँ पे हम लोग का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, मज़ेदार क्वेश्चन है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। इसमें मैं चलो एक आपको ट्रिक भी बताऊंगा। यहाँ हमें पूछ रहा है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं जो है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, जैसे 0 को आप लोग छोड़ दो, उसके बाद गिनती की जो भी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6, सारी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। तो वही कर रहा है कि 1 से 9 तक की जो प्राकृतिक संख्या है उनका समांतर माध्य क्या होगा। अब देखो आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला समांतर माध्य का, कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है, ठीक है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा संख्या। इसका मतलब क्या है, मतलब जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं का योग, और बटा संख्या मतलब कितनी संख्याएं हैं, जैसे 1 से 9 तक यहाँ बोला है तो 1 से 9 तक 9 संख्याएं होंगी तो संख्या के जगह पे 9 रखा जाएगा, और 1 से 9 तक की संख्या है तो 1 से 9 तक की संख्याओं का हमें यहाँ ऊपर योग रखा जाएगा, और इस प्रकार इसको सॉल्व कर हम लोग समांतर माध्य ज्ञात कर लेंगे। तो चलो इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखो हमें बोला है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या, तो सबसे पहले तो हमें करना पड़ेगा कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे कर +9 अंत में इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। अब देखो इसको जोड़ने में तो टाइम लगेगा भाई, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली टाइम लगेगा। मान लो ये तो छोटा अंक है, कभी बड़ा अंक दे दे 1 से, मतलब मान लो 20 तक दे दे, 30 तक दे दे, तो जोड़ने में तो उसी में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो इसके लिए एक सिंपल ट्रिक आती है कि अगर लगातार संख्याएं दी हुई हों, जैसे 1 2 3 4, इनमें अंतर कुछ ना हो, मतलब गैप ना हो, लगातार दी हो, तो इनके लिए एक फार्मूला होता है कि संख्याओं का योग लगातार n जो संख्या है उनका योग जो होता है n कोष्ठ में n + 1/2 होता है। लगातार n संख्याओं का योग, लगातार n यानी n के जगह पे कुछ भी, कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं 10 20 30, लेकिन लगातार होनी चाहिए। अब देखो 1 से यहाँ तक 9 तक लगातार संख्या है तो इनका योग कैसे ज्ञात करोगे, और यहाँ n क्या है, मतलब कितनी संख्याएं हैं, ठीक, या लास्ट नंबर क्या है, इस तरह से मतलब हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं। ओके, तो चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पे ध्यान देना आप, मतलब ये ट्रिक तभी फॉलो करती है जब ये लगातार संख्याएं दी हो, ठीक, तो इस पे ज़्यादा ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे चलो इस ट्रिक के माध्यम से 1 से 9 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कर लेते हैं। बाकी आप ऐसे 2 1 3 3 6 ऐसे भी आप जोड़ सकते हो। तो जैसे n यानी कितने हैं, तो 9 संख्या है तो 9 कोष्ठ में 9 + 1, क्योंकि n के जगह पे आप 9 रखोगे बटा 2, तो 9 1 10 या 2 5 10 और 5 9 5 45 योग हो जाएगा। इन सभी का योग 45 हो जाएगा, आप योग करते रहना। और बटा मैंने बताया कि संख्याओं का योग बटा संख्या होता है, ठीक, तो संख्याओं का योग 45 हो गया बटा संख्या कितनी है भाई, 1 से 9 तक 9 ही संख्या होगी तो बटा 9, यानी 9 5 45, यानी 5 आंसर हो जाएगा इनका औसत, यानी समांतर माध्य एक तरह से कितना 5। तो ये हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक, यानी समांतर माध्य बराबर होता है क्या, समांतर माध्य बराबर संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग कितनी संख्या में बोल रहा है 1 से 9 तक, तो 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे कर +9 तक, और बटा हम लोग का कितनी संख्याएं हो जाएंगी, बटा संख्या मैंने यहाँ फार्मूला लिखा है तो संख्या, तो 1 से 9 तक 9 संख्या है तो बटा 9, और इन सबको जोड़ोगे ऊपर वाला तो उनका 45 योग होगा, बटा 9 है तो 9 और 9 5 45 नहीं 5, ये आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो ये 9 का क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसको भी कर लेते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है आप लोग का, ये मतलब ऑब्जेक्टिव में मैंने ऐड कर दिया है, ये क्वेश्चन आप लोग के 2 मार्क में भी आ सकता है, लेकिन चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या दिया है हम लोग का क्वेश्चन में, किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से 3 गुनी है, सूर्य के उन्नयन कोण का मान होगा। ओके, यहाँ पे देखो चलो सबसे पहले तो एक हम पेड़ बना लेते हैं। मान लो ये हम लोग का एक पेड़ है, ये हम लोग का AB इसका नाम देता हूँ, AB हम लोग का एक पेड़ है। यहाँ पे बोल रहा है कि
किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से 3 गुनी है। ओके, पेड़ है ये, मान लो इधर सूर्य भगवान है तो इसकी छाया इधर बनेगी, तो मान लेता हूँ इधर आप लोग की मतलब इधर छाया बन रही है। ठीक, किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से रूट में 3 गुनी है, मतलब बड़ी ही होगी। अब देखो हमें इसकी ऊंचाई नहीं दी है पेड़ की, तो मान लेता हूँ कि इस पेड़ की ऊंचाई जो ए बी है वो x है। ठीक है, यहाँ पे हमें सूर्य मतलब यहाँ इसमें इसकी छाया में हमें क्लू दे रहा है कि छाया क्या होगी, जो इसकी ऊंचाई होगी उसकी रूट में 3 गुनी होगी, यानी जो ये छाया की लंबाई होगी वो x का रूट में 3 गुना होगा, यानी उसमें गुणा करने पे इसकी छाया हमें प्राप्त होगी। क्योंकि यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में कि किसी पेड़ की छाया उसकी जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई से रूट में 3 गुनी है, तो ऊंचाई जो है उसमें रूट में 3 से गुणा कर देंगे तो उसकी छाया मालूम चल जाएगी। अब देखो इसको हम लोग मिला देंगे, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो यहाँ चलो मैं इसको मिला देता हूँ। चलो यहाँ प्रॉपर नहीं मिला है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं थीटा ले लेता हूँ, इसी को मैं थीटा लेता हूँ, क्योंकि यही उन्नयन कोण होता है, आप सब लोग जानते हो। ठीक, यहाँ पे हमें ये x है, ये x रूट में 3 है, यहाँ पे ये थीटा है, तो थीटा ऐसा हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे मतलब एक कोई भी थीटा एज्यूम कर लेते हैं। जैसे मान लो ये लंब है, आप लोग सब जानते हो कि समकोण त्रिभुज में ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। तो हमें ये लंब दिया है, ये हमें आधार भी दिया है, हमें थीटा पूछ रहा है, मान लो हमें वही सूर्य का उन्नयन कोण यानी कोण ही पूछ रहा है, यानी थीटा का मान पूछ रहा है। तो चलो हम लोग थीटा इक्वल टू ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, हमें ये दिया है x दिया है, तो x को मैं रख लेता हूँ, बटा हमें ये आधार दिया है तो आधार को भी x रूट में 3 रख लेता हूँ, बराबर क्या होगा। तो देखो ये बराबर, ये हम लोग का लंब हो गया और ये हम लोग का आधार हो गया, और लंब बटा आधार इक्वल टू क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे आप लोगों ने LAL डबल KA, अगर आपको नहीं पता तो ये आप लोगों ने ट्रिक पढ़ा होगा लाल बटा का, यहाँ से लंब बटा कर्ण, ये आधार बटा कर्ण, ये लंब बटा आधार, तो ये लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बराबर ये क्या होता है, ये होता है साइन, ये कास होता है, ये टैन होता है। टैन थीटा बराबर आप लोग पढ़ा होगा कि लंब बटा आधार होता है। तो लंब और ये आधार है, क्योंकि ये लंब है ये आधार है इसमें, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, ये टैन थीटा के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से x कट जाएगा, यानी कितना बचेगा 1/√3 बराबर, ये हम लोग का मतलब 1/√3 बचेगा, बराबर ये टैन थीटा हो जाएगा। पूरे को इधर इधर कर सकता हूँ, यानी यहाँ पे मैं टैन थीटा बराबर 1/√3 कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 1/√3 है और यहाँ पे टैन थीटा है, हमें टैन मतलब थीटा का मान ज्ञात करना है, यानी टैन को हमें हटाना है, तो टैन को कटाएंगे। टैन को कटाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मतलब देखेंगे कि 1/रूट में जो 3 होता है टैन में किसका मान होता है, तो आप लोग देखोगे कि टैन 30 अंश का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ पे ये टैन थीटा है, तो टैन थीटा इक्वल टू, और इसके जगह पे टैन मैं 30 अंश रख सकता हूँ, क्योंकि टैन 30 अंश का मान 1/√3 है, होता है नहीं होता है, ये तो आप सब लोग जानते हो। जो त्रिकोणमितीय टेबल होता है उसमें आपने पढ़ा होगा। तो इसके जगह पे मैं ये रख सकता हूँ, तो ये देखो ये कट गया, टैन से टैन कट गया, यानी ये थीटा इक्वल टू कितना आ गया 30 अंश, यानी जो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, यहाँ जो हमें मान पूछ रहा था वो कितना होगा 30 अंश। तो ऐसे आप लोग सॉल्व इसको कर सकते हो, इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप लोग को केवल आंसर निकालना होगा फटाक, और ये फिगर वगैरह अगर आप बनाना चाहते हो, अगर आपको मतलब ऑब्जेक्टिव में दिक्कत है इसको सॉल्व करने में, तो फिगर भी नॉर्मली ऐसे आप जल्द में बना सकते हो। और अगर भाई 2 नंबर में आता है तो वो तो आपको मतलब थोड़ा डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा, तो ऐसे आपको पूरा का पूरा फिगर बनाकर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ आपको ये माने हो x, तो इसको लिखना पड़ेगा कि माना कि पेड़ की ऊंचाई x है, तब इसकी छाया x गुणे रूट में 3 होगी, ऐसे आपको थोड़ा मतलब एक्सप्लेन करना होगा। तो ये थे यार 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखना इससे आप लोग के बोर्ड एग्जाम में D2 कई सारे क्वेश्चन फंसेंगे, और फंसेंगे भी नहीं तो इसके आधार पे देखना आप लोग दूसरे कोई भी मतलब क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग कर लोगे, क्योंकि बिल्कुल मैंने एक ही क्वेश्चन आपको डीप में समझाते हुए चला। आशा करता हूँ अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट होंगे तो इस वीडियो का आप लोग महत्व जानते होंगे कि कितना इस वीडियो का महत्व था आपके लिए। बाकी चलो मैं इसी प्रकार की आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।